रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज जिस चैप्टर का हम विस्तार से वर्णन करेंगे उस चैप्टर का नाम है नरेशन। तो नरेशन को का फर्स्ट पार्ट आज इसकी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि स्पीकर मतलब वक्ता के द्वारा कही हुई बात जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर लिखी जाती है नरेशन कहलाता है। मतलब वक्ता जो भी बात बोलता है तो उसके बात को जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो जो बात कही गई वही नरेशन होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि नरेशन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो नरेशन को पढ़ना क्यों जरूरी है, इस नोट में इससे आपको पता लग जाएगा कि नरेशन पढ़ना जरूरी क्यों है। नोट ए में लिखे हैं कि जब स्पीकर के बात को ठीक उसी के शब्द में मतलब हूबहू उसी के शब्द में कहा जाता हो तो उस वाक्य को डायरेक्ट नरेशन या नरेशन के जगह पर स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन कहिए या डायरेक्ट स्पीच कहिए। अब एग्जाम्पल से यहां समझिए। राम ने कहा, कहने वाला कौन है? राम, जो वक्ता हुआ। क्या कहा? मैं आज व्यस्त हूं। तो वक्ता के द्वारा कही हुई बात क्या हुई? मैं आज व्यस्त हूं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं आज व्यस्त हूं, यही नरेशन हुआ, इसी को नरेशन कहेंगे। और वक्ता के द्वारा कही हुई बात हूबहू उसी के शब्द में कहा गया है। इसे राम ने कहा मैं, तो राम ने अपने लिए मैं शब्द का जो प्रयोग किया तो इससे पता लगता है कि यह बात जो है स्पीकर खुद कहा है, स्वयं कहा है। तो इस नरेशन को हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। दूसरा है, जब स्पीकर के बात को, वक्ता के बात को कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है। वक्ता के बात को कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्द में कहता हो तब उस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब एग्जाम्पल से देखिए। राम ने कहा कि वह आज व्यस्त है। राम ने कहा कि वह, यहाँ पर वह आ गया, इसका मतलब कि राम के बात को कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। अगर स्वयं कहता तो यहाँ पर मैं आता, जो ऊपर एग्जाम्पल में दिए थे। यहाँ मैं के जगह पर वह हो गया। इसका मतलब कि वक्ता जो है राम, उसके बात को कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच है। अगला है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हम आर भी कह करके सूचित कर सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस कह करके हम सूचित कर सकते हैं। अब इन दोनों के बारे में हम वहां पर देखते हैं कि क्या बात है। आरएस रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रहता है। आरएस कहां रहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर। और आर भी कहां रहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर रहता है। तो हम एग्जाम्पल से यहां पर हम समझें। जैसे ही सेड टू मी आई एम बिजी। तो देखिए आई एम बिजी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसलिए इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, आरएस। अब बाहर में लिखा हुआ है ही सेड टू मी। तो जो बाहर में जो वाक्य आया ही सेड टू मी, इसमें वर्ब कौन है? इसमें वर्ब है सेड। तो जो बाहर वाला में जो वर्ब होगा उस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, आर भी। और इस आर भी के पहले ही आया है,
इसका मतलब यह आर भी का सब्जेक्ट है ही, और आर भी के बाद मी जो आया है यह आर भी का ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तो आर एस हमेशा कहाँ रहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और आर भी कहाँ रहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। अब दो रूल हम बेसिक रूल समझेंगे। रूल है, जब आर भी, यह आर भी है, जब आर भी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब आर एस में, आर एस कहाँ रहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तब आर एस में सिर्फ पर्सन ही चेंज होता है, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। अब एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ही सेड या ही विल से, तो ही सेड यहाँ पर आर भी प्रेजेंट टेंस में हो गया, और ही विल से यह फ्यूचर टेंस में हो गया। तो आर एस में क्या लिखा हुआ है? आई एम योर फ्रेंड। तो आर भी जो है प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रूल क्या कहता है कि आर एस से सिर्फ पर्सन चेंज कीजिए और कोई चीज परिवर्तन नहीं होगा। तो पर्सन कौन है? आई, आई फर्स्ट पर्सन है। योर, यू का पॉजेसिव केस है, योर सेकेंड पर्सन है। तो यही सिर्फ पर्सन चेंज होगा और कोई चीज परिवर्तित नहीं होगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखिए, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर में बात था कि प्रेजेंट या फ्यूचर में आर भी रहेगा। ये क्या है? सेज या विल से क्या है? यह आर भी है। तो यह आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर में था, तो आर एस में सिर्फ एक ही परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? सिर्फ पर्सन चेंज किया। लेकिन अब आ रहा है आर भी पास्ट टेंस में रहने पर, एग्जाम में पास्ट टेंस में ही करके पूछता है। तो यदि आर भी पास्ट टेंस में हो तो आर एस में 3 परिवर्तन होगा। क्या क्या परिवर्तन होगा? पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, तथा कुछ वर्ड्स भी चेंज होगा। 3 परिवर्तन होगा। कब? जब आर भी पास्ट टेंस में हो। आर भी कौन टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। अब एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा डबल कॉमा, आई एम बिजी नाउ। तो देख रहे हैं कि इसमें आर भी पास्ट टेंस में है, सेड है, पास्ट में है। तो पास्ट में रहने पर अब क्या क्या परिवर्तन होगा? पर्सन, तो आई पर्सन है, पर्सन चेंज होगा। इज आर एम मतलब वर्ब, मतलब टेंस में परिवर्तन होगा। और जैसे नाउ, नाउ शब्द है, वर्ड है, मतलब वर्ड में भी, शब्द में भी परिवर्तन होगा। तो इस बेसिक रूल को याद रखना है कि आर भी यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस में सिर्फ एक परिवर्तन, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। लेकिन आर भी पास्ट टेंस में हो तो आर एस का 3 परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सन भी होगा, चेंज ऑफ टेंस भी होगा और चेंज ऑफ वर्ड भी होगा। तो बताए कि आर भी के पास्ट टेंस में रहने पर आर एस का पर्सन, टेंस और कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। तो सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन। तो जब चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो साथ साथ केस को भी जानना जरूरी होगा। तो चेंज ऑफ पर्सन प्लस केस किए। तो पहला रूल क्या कहता है कि आर एस का फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। आर भी के सब्जेक्ट से ही चेंज होगा। दूसरा रूल है आर एस का सेकेंड पर्सन, जो यू आता है सेकेंड पर्सन, वो आर भी के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और आर एस में यदि थर्ड पर्सन आता है, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तथा दे, ये थर्ड पर्सन में होता है, यह चेंज नहीं होगा। मतलब 2 ही पर्सन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इस एग्जाम्पल दिए हैं, ही सेड टू राधा। तो ही सेड टू राधा में सेड आर भी हो गया, ही
आरवी का सब्जेक्ट हो गया, राधा आरवी का ऑब्जेक्ट हो गया। अब आरएस में हम दिए हैं पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? आरवी के सब्जेक्ट से। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन किससे चेंज होता है? आरवी के ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है? राधा, इसलिए सेकेंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब जहां थर्ड पर्सन की बात है, ही, सी, इट किसी का नाम हो और दे, यह थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। ठीक। चेंज ऑफ पर्सन के बाद चेंज ऑफ केस जानना जरूरी है। आपको पर्सन में गलती नहीं हो चेंज ऑफ पर्सन में, इसलिए इसको याद कर लेना। तो इसमें क्या देखना है? केस में केस के चार भेद, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसकी चर्चा हम अंत में करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो नॉमिनेटिव केस में जैसे आई नॉमिनेटिव केस में है क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब समझिएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। पॉजेसिव केस का मतलब समझिएगा, अधिकार बताता है और इसके साथ कोई नाउन जरूर आएगा, जैसे माय फ्रेंड, आवर टीचर, योर ड्यूटी। अब वोकेटिव केस यह भी अधिकार बताता है लेकिन इसके साथ कोई नाउन नहीं आता है, जैसे दिस इज माय बुक और दिस बुक इज माय, यह मेरी किताब है। देखिए नाउन आ रहा है साथ में, दिस इज माय बुक, लेकिन इसमें नाउन नहीं आएगा, दिस बुक इज माइन, लेकिन दोनों अधिकार बताता है, पॉजेसिव केस भी और वोकेटिव केस भी। तो अंतर पूछेगा तो क्या बताएंगे कि पॉजेसिव केस के साथ कोई नाउन आता है, वोकेटिव केस के साथ कोई नाउन नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में आए, जैसे आई टीच हिम, तो सब्जेक्ट हो गया आई, टीच हो गया वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हिम होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। और नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? तो यहाँ पर बताए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ लगाकर बनाया जाता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें सेल्फ लगाएंगे और जो प्लूरल होगा उसमें सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। इसका प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है, स्वयं के अर्थ के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई वॉज बिजी माई सेल्फ, मैं स्वयं व्यस्त था। तो आई सब्जेक्ट हो गया, तो आई के लिए स्वयं का अंग्रेजी उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसे आई के लिए स्वयं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। वी के लिए स्वयं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। तो यदि यू सिंगुलर हो तो उसका स्वयं का अंग्रेजी योर सेल्फ, और यदि यू प्लूरल हो तो उसके स्वयं के लिए अंग्रेजी योर सेल्फ होता है। तो इस चीज को, जो चार्ट है इसको आपको याद रखना है ताकि चेंज ऑफ पर्सन बनाने में गलती ना हो। तो आई का पॉजेसिव केस माई, वोकेटिव केस माइन, ऑब्जेक्टिव केस मी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। वी पॉजेसिव केस आवर, वोकेटिव केस आवर्स, ऑब्जेक्टिव केस अस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ। इसमें सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि वी जो है सो प्लूरल है, वी जो है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल रहेगा तो उसमें सेल्फ लगाएंगे। और आई क्या है? आई जो है आपका ही सिंगुलर है, ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर में रहेगा तो हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस सबको याद कर लीजिएगा। यू का
पॉजेसिव केस योर, वोकेटिव केस योर्स, ऑब्जेक्टिव केस यू, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन योरसेल्फ क्योंकि यह सिंगुलर है, और प्लूरल में रहेगा तो पॉजेसिव केस योर ही, वोकेटिव केस योर्स, ऑब्जेक्टिव केस यू, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन योरसेल्फ क्योंकि यू प्लूरल है। ही का पॉजेसिव केस हिज, वोकेटिव केस भी हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हिम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। तो इसमें यदि आपको दिक्कत हो कि कौन सा हिज पॉजेसिव केस है और वोकेटिव केस है, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर हिज के साथ नाउन आ रहा है तो पॉजेसिव केस हो जाएगा, और हिज के साथ कोई नाउन नहीं आ रहा है, इसके साथ अगर नाउन नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे कि यह वोकेटिव केस में है। जैसे दिस इज हिज बुक, हिज बुक नाउन साथ आ रहा है इसलिए यह पॉजेसिव केस हुआ हिज, और दिस बुक इज हिज, अब हिज के साथ यहाँ कोई नाउन नहीं आया इसलिए यह वोकेटिव केस में होगा। सी का पॉजेसिव केस हर, वोकेटिव केस हर, ऑब्जेक्टिव केस हर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। इट का इट्स पॉजेसिव केस, इसका वोकेटिव केस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस में इट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इटसेल्फ। दे का पॉजेसिव केस देयर, वोकेटिव केस देयर, ऑब्जेक्टिव केस देम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ, सेल्फ लगा क्यों? क्योंकि दे जो है सो आपका प्लूरल है। तो जो सिंगुलर होगा उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल होगा उसमें सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब चेंज ऑफ टेंस में हम चलेंगे। चेंज ऑफ केस के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं चेंज ऑफ टेंस की। इसमें है कि आरभी के पास्ट टेंस में रहने पर आरएस का टेंस भी बदलता है। कैसे बदलता है बिल्कुल याद हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट कहाँ चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब कि आपका टेंस का सभी स्ट्रक्चर बारहो याद रहना चाहिए। विल शैल को चेंज कीजिएगा वुड में। बहुत से किताब में देता है शैल का शुड, लेकिन शैल का संबंध शुड से है ही नहीं। विल और शैल का जब पास्ट करेंगे तो वुड का ही प्रयोग कीजिएगा। कैन का कुड, मे का माइट, और नोट में याद रखना है कि शुड, कुड, वुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू और आउट टू, OUGHT, आउट टू, कौन कौन? शुड, कुड, वुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, यह चेंज नहीं होगा। अब चेंज ऑफ वर्ड्स मतलब आरभी के पास्ट टेंस में रहने पर आरएस का शब्द जो है कैसे चेंज होता है इसको देखेंगे। आरभी के पास्ट टेंस में रहने पर आरएस से जो वर्ड्स चेंज होते हैं कैसे चेंज होते हैं, अब उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसको याद कर लेंगे। दिस के साथ यदि नाउन रहे तो दैट में, जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, दिस टाइम, दैट टाइम। लेकिन दिस के साथ यदि वर्ब रहे, जैसे दिस इज या दिस वाज, इज वाज वर्ब हो गया, तब दिस को चेंज नहीं करेंगे, दिस में ही रह जाएगा। हेयर का देयर, सो का दस, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर। लास्ट के साथ यदि टाइम लगा हुआ रहेगा तो लास्ट को चेंज करेंगे कौची में? द प्रीवियस में। नेक्स्ट के साथ टाइम लगा हुआ रहेगा तो नेक्स्ट को किस में बदलेंगे? द फॉलोइंग में, तब टाइम जोड़ देंगे। जैसे लास्ट ईयर तो क्या लिखेंगे? द प्रीवियस ईयर।
नेक्स्ट फ्राइडे तो क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग फ्राइडे। टुडे का दैट डे में, हिदर का दीदर में। इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके कैसे शब्द किस चीज में बदलता है इसको याद रखेंगे। इस तरह से टेंस नरेशन के लिए जो भी रूल की जरूरत है जानना, आज इस पार्ट 1 में आपका रूल जो है सो पूरा नरेशन का समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में देखेंगे चेंज ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस में कैसे नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है।